देखिए प्रधानमंत्री का अपील होता है, और जैसे अभी वत्स जी और मतलब कोई लैंग्वेज बैरियर आपको लगता है? कर्नाटक में तो प्रधानमंत्री का है, कर्नाटक में है, बाकी जगहों पर नहीं है, उतना आप नहीं देखेंगे। साउथ के अदर स्टेट्स में उस तरह का कनेक्ट आप नहीं देखेंगे, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल है। लेकिन कर्नाटक में बाय एंड लार्ज लोग हिंदी समझते हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री को लैंग्वेज चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वहाँ पे है। भाई इस चीज़ से कोई दो राय नहीं है कि जो बीजेपी के लिए यदि एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप प्योरली डिस्कस करें तो बीजेपी के संकट मोचक 1 से लेकर 100 तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं। इस चीज में मतलब आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन संकट मोचक सच्चाई यही है। आप वो कैटलिस्ट मोदी ही है और बाकी कोई नहीं। तो आप मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने बीजेपी बहुत करीब से कवर की, व्हाट अ क्लीशे। फिर संजीवनी बूटी क्या है कर्नाटक की? कर्नाटक की अभी देखिए, जरूरी नहीं है कि आप संकट मोचक हो तो आप हर स्थिति संभाल ही ले जाएं, लेकिन यदि 10 में से 10 स्थिति में पार्टी आप पे ही और आपके करिश्मे पे पूरी तरह निर्भर करती है तो आप संकट मोचक हुए। यदि जब भी आपकी हालत खराब होती है, जिस जगह पे आपको लगता है स्थिति डामाडोल रही हो, तो फिर हिमाचल के एक रिबेल कैंडिडेट से बात करना और उसका ना बैठना से लेके ईश्वरप्पा को फोन करना और उसका मान जाना, दोनों सिनेरियो में प्रधानमंत्री राइट फ्रॉम ए टू जी प्रधानमंत्री ही ऑपरेट करते हैं। वैसे क्या हो रहा है पंकज, मतलब जेपी नड्डा हिमाचल से थे, अनुराग ठाकुर पूरा तामझाम वहाँ एकदम हार गए, यहाँ दत्तात्रेय होसबोले कर्नाटक से हैं, बीएल संतोष कर्नाटक से हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं देखिए, पर्सनालिटी क्लास तो हिमाचल में भी था और पर्सनालिटी क्लास यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। जगदीश शेट्टर किन के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं अपने तमाम इंटरव्यूज़ में, ये सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का करिश्मा है या बीजेपी जिस प्लान पे आगे बढ़ रही है वो इफ़ेक्टिव होता है या नहीं होता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस ने कभी भी लिंगायत कम्युनिटी को अपने साथ नहीं जोड़ा, उनको बहुत ज़्यादा पहले था देवराज और उसके टाइम पे, उसके बाद से निकाल प्रमुखता नहीं दी। जैसे ये आज भी बीजेपी कहानी सुनाती है कि बीरेंद्र सिंह पाटिल को किस तरीके से हटाया गया था, 9 महीने वो सीएम रहे और उसके बाद किस तरीके से हटाया जा रहा है। पूरे इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी के लीडर्स घूम घूम करके कह रहे हैं कि अरे भाई ये कब से लिंगायत के हिमायती हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है जगदीश शेट्टर निकले हैं, उनकी नाराजगी हो सकती है और वो वाजिब भी है, लेकिन 62 लिंगायत कम्युनिटी के लोगों को वहाँ टिकट दिया गया है। 4% रिजर्वेशंस मुस्लिम्स का लिंगायत और वोकालिंगा के बीच में बांटा गया है। 40% जो करप्शन की बात है, जब प्रूफ मांगा गया कॉन्ट्रैक्टर्स और तमाम लोगों से, मैं ये नहीं कहता उन्होंने करप्शन नहीं किया, लेकिन अब ये चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि लोगों के दिमाग में वो कितना चस्पा हुआ है। सवाल यह है कि चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर तो लड़ा नहीं जाता, चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा जाता है, और हम सच भी कह रहे होते हैं तो लोगों के मानस पटल पर क्या वो चस्पा हो पाता है, लोग क्या उसको समझ पाते हैं, ये बड़ी बात है। मैं आज भी मानता हूं और अभी भी मानता हूं कि ठीक है बीजेपी तमाम सोशल इंजीनियरिंग जैसे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन विद इन दलित्स वो भी कर रही है, वो तमाम ऐसे हथकंडे अपना रही है जिससे चुनाव बीजेपी निकाल सके, जीत सके। अब सवाल उठता है कि अगर वो स्टेज सेट होगा और प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, उनका करिश्मा काम करता है, तो बीजेपी वहाँ जीत पाएगी या नहीं। अगर जीतती है तो निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आप 85 से रिकॉर्ड देख लें तो कोई पार्टी जो एक बार जीती है वो दूसरी बार तो जीत नहीं पाई है। और 2004 से, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 2013 में ऐसा हुआ है कि एक पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी मिला है, नहीं तो किसी न किसी के सहारे सरकार बनानी पड़ी है। तो इसलिए बीजेपी अपना हर पत्ते को खोलेगी, यहाँ पर खोलने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी इस चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए भी ट्रेंड सेट कर रही है। जो मैंने आपसे कहा कि 2 बातों को बहुत प्रमुखता से रख रही है, चाहे परोक्ष रूप से, कि भाई एक परिवार के एक ही आदमी को टिकट मिलना चाहिए, और दूसरा ये कि एक परिवार के एक आदमी को टिकट मिलता है तो जो इन्होंने कहा था कि भाई हम वंशवाद को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, और दूसरा ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप है उसको हमने टिकट नहीं दिया है, उनको चुनाव में उतारा नहीं है। तो इन 2 मुद्दों के सहारे बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, जुआ खेला है। अब इस पे बीजेपी की हार होती है या जीत होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो मोटी बात यह भी है कि इसमें एक येदुरप्पा फैक्टर है।
येदुरप्पा ने पिछली बार की तरह रिवोल्ट नहीं किया। कार्तिकेय, येदुरप्पा फैक्टर है, लेकिन आप येदुरप्पा को, ठीक है आप कैंपेन करा रहे हैं, लेकिन बोम्मई के साथ साथ उनके बेटे को भी आगे रख रहे हैं ताकि आप ये मैसेज दे सके कि भाई लिंगायत का। एक तो है पंकज जी की एक मैसेज देना। मैं सवाल दूसरा पूछा हूँ, येदुरप्पा पिछली बार गए थे 10.31 वोट उन्होंने लिया था, बीजेपी शायद 16-17% पे आ गई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो 10% वोट लेके चले गए, शायद वो अकेले नेता हैं शायद बीजेपी के स्टेट लीडरशिप के इतिहास में जो बाहर जाके भी नेता बने रहे। कल्याण सिंह वगैरह तो खत्म हो गए, वो वोट लेके नहीं जा पाए, केवल येदुरप्पा ये करके आए, फिर वापस आना पड़ा। तो अब आपको लगता है बहन जी सल्किंग येदुरप्पा एक प्रॉब्लम है, बाहर नहीं जा रहे हैं पिछली बार की तरह, सल्क कर रहे हैं, मतलब कहते हैं राजनीति में मुंह सड़ा के बैठे हुए हैं। तो आपके सपोर्टर्स को भी पता हुआ है कि यार अपना नेता नाराज है, लेकिन वो जा भी नहीं रहा है, तभी वो आप देख रहे हैं अजीब अजीब तरह के बयान दे रहे हैं। जो हिजाब पॉलिटिक्स थी उसका एक असर पड़ा था कोस्टल कर्नाटक पे। कुछ लोग बोल सकते हैं वोक पॉलिटिक्स जो करते हैं ये गलत है, लिबरल उसके खिलाफ है, लेकिन अगर आप केवल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से देखिए तो उसने बीजेपी की वोट बैंक को कंसोलिडेट कर दिया था उस पूरे इलाके में, और वर्क किया था। वो उसी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं देखिए, निश्चित रूप से, और ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में दो गुटों में साफ बटी हुई है, येदुरप्पा और बोम्मई। और जहां तक जो एक तीसरा जो गुट है जो दिल्ली में काम कर रहा है और जिस पे आरोप लग रहा है बीएल संतोष में, तो ये आप देखिए ये निश्चित रूप से एक मैसेज है बीएल संतोष ग्रुप, मतलब उनके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि वो प्रभावित करते हैं और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं जिस तरीके से जगदीश सत्तार ने किया। तो ये मैसेजिंग के जहां तक बात है, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी एक सुर में बात करती है, एक लय में बात कर सकती है, एक ताल में चलती है, वैसे इस तरीके से डाइवर्जेंट व्यूज, डाइवर्जेंट मैसेजेस आना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। तो और येदुरप्पा मुझे लगता है कि इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको अभी लगता है कि उनके बेटे का भविष्य है, और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, जिस तरीके से उनके बेटे के साथ जो है गृह मंत्री की पिक्चर्स आई उनके घर पे खाना खाते हुए, तो कोशिश की जा रही है येदुरप्पा को समझाने की कि आपके बेटे का ख्याल रखा जाएगा, उसका आपके राजनीतिक उत्तराधिकारी का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन येदुरप्पा जो है वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैसेज ट्रांजिशन मुश्किल पड़ रहा है, ट्रांजिशन निश्चित रूप से ये ट्रांजिशन जो है काफी मुश्किल पड़ रहा है, उतनी आसानी से येदुरप्पा इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान करेगा। जहां तक मुझे एक चीज समझ में नहीं आती महेंद्र जी, मैं जोड़ूंगा कि आप जो मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, फिर महेंद्र जी आप सब लोग बोलिएगा। इतनी जल्दबाजी क्या थी ट्रांजिशन की? मतलब ये भी चुनाव जीत जाने के बाद ट्रांजिशन कर देते। मतलब मेरा मानना ये है कि आप सोचिए येदुरप्पा फैक्टर इतना तगड़ा था कि स्वयं फिर दोबारा जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कर्नाटक के विजिट पे आए, तो उन्होंने जिस तरह से येदुरप्पा का सम्मान किया, अपने साथ रख के हाथ पकड़ा, और जिस तरह के सारे जो सिग्नल्स दिए, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि शायद इतना सम्मान कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी का हुआ होगा जितना सम्मान बीएस येदुरप्पा का हुआ उस दिन। तो मैसेजिंग बड़ी क्लियर थी कि यदि आप हट भी गए मुख्यमंत्री पद से तो हमने आपको पार्टी की सर्वोच्च संस्था, पॉलिटिकल संस्था जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें भी स्थान दिया, और प्लस प्रधानमंत्री आपको पूरा सम्मान दे रहे हैं। लेकिन वो जो स्मूथ ट्रांजिशन की उम्मीद थी, जो यहीं पे देखिए जो 30-40% की हम लोग बात करते हैं कि जो गुजरात में तो आमूल चूल परिवर्तन हो गया, बाकी जगहों पर 30-40% होता है और वहां की स्टेट लीडरशिप उस तरह से विद्रोह नहीं कर पाती। यहां पे वो ट्रांजिशन स्मूथ के अलावा सब कुछ था। गुजरात में तो साइलेंट सर्जरी हो गई थी। आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, सारे फैक्टर जो जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जितने भी लोग बता रहे हैं, वो सारी चीजें तो इसी बात को इंगित करती हैं जो मैंने शुरू में कहा कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द बीजेपी के अंदर खाने चीजें जो हो रही हैं, और इस तरीके से किसी को प्रश्रय देना प्रधानमंत्री के द्वारा, ये इंगित करता है कि वो एक बहुत बड़े फैक्टर है। और वो एक फैक्टर है लिंगायत का, उनसे बड़ा लीडर अभी मेरी समझ से कर्नाटका में कोई दूसरा नहीं है। और जो इन्होंने दूसरी लाइन उनके बाद खींची, वो लाइन बोनी पड़ गई, वो लाइन उसको टो नहीं कर सकी उस स्पीड में और उस तरीके से। और जितने भी और अदर फैक्टर्स हैं, चाहे वो नंदिनी का मामला हो, और दूसरी बात जो एक शायद सुनील जी ने बोला है
कि वहां पर लोग अपने को ज्यादा अटैच करते हैं अगर आप कन्नड़ में बोल रहे हैं तो। ठीक है, हिंदी समझते हैं, हिंदी की लोकप्रियता है, लेकिन जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे सिद्धरामैया हो, शिव कुमार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये सब अपनी लैंग्वेज में ज्यादा अट्रैक्शन कर सकते हैं लोगों का, बजाय कि कोई दिल्ली का नेता जाके हिंदी में उस चीज को कहे। और ये सही है कि 85 के बाद बराबर वह हंग असेंबली रही है। और लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, जो वहां के आंकड़े मिल रहे हैं, जो वहां के लोगों से बातचीत हुई है और जो लोगों से इंटरेक्शन करने पर पता लगा है कि इस बार किसी एक पार्टी को, या तो नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा चला तो बीजेपी को, नहीं तो कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी वहां मिलेगी। वहां इस बार हंग असेंबली का चांसेस नहीं लग रहा। अच्छा, हंग का चांस नहीं लग रहा आपको? नहीं, आर या पार? तो स्विंग एक तरफ होगा, स्विंग जिस तरफ भी जाए वो स्विंग एक तरफा होगा। महेंद्र जी, और स्विंग कोई एक तरफा किंग, होगा? और कोई किंग मेकर नहीं बन पाएगा इस बार। जो 10, 20, 25 सीट लेके, 30 सीट लेके जो किंग मेकर वाली भूमिका में आ जाते हैं, वो नहीं होने वाला। महेंद्र जी, आपको लगता है कि गौड़ा जी किंग मेकर नहीं होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एकदम से हमें जेडीएस को खारिज कर देना चाहिए। देवगौड़ा का और एसडी कुमारस्वामी का उनका एक अलग जो है जिसको कहते हैं वोट बैंक है और वो पॉलिटिकल बेस है, उसको हम खारिज नहीं कर सकते। हाँ, निश्चित रूप से ये हो सकता है कि कांग्रेस की सीटें, निर्णायक सीटें कांग्रेस को हासिल हों, क्योंकि देखिए कांग्रेस पहली बार फॉर अ चेंज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की कांग्रेस हैज मैनेज टू, मतलब उन्होंने अपने घर को व्यवस्थित रखा हुआ है तमाम अंतर विरोधों के बावजूद कर्नाटक में। चाहे वो सिद्धारमैया हो, डीके शिव कुमार हो, उनके मतलब नेताओं वहां में पे कोई लड़ाई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, पहली बार जो है कांग्रेस ने अपने घर को व्यवस्थित रखा हुआ है 2014 के बाद खासकर। जो कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल हुआ करता था, वो कर्नाटक में देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो जी। सिर्फ फुटबॉल है वो चुनाव के बाद होगा, वो चुनाव से पहले नहीं होगा। लेकिन चुनाव के सही बाद कह में रहे कम से कम ये फायदा है ना कि आपकी सरकार बन सकती है। चुनाव के सरकार बाद बन में तो आप जाएगी, निपटा हाँ। सकते हैं। चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, तमाम फ्रैक्शंस कांग्रेस में भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो है अभी तक, और मुझे लगता है एक चीज हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, कुछ न कुछ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो भी कर्नाटक में उसका भी काफी प्रभाव उस समय दिखाई दिया था। तो फिलहाल उसकी क्या, उसका वो कुछ रेजोनेट करेगा, कुछ उसको कुछ वोट्स में कन्वर्ट होगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और लेकिन कांग्रेस, मतलब कांग्रेस ने तमाम ऐसी गलतियां जो है, कांग्रेस ने इधर सेल्फ गोल करने के लिए अपने आप को जो है प्रसिद्ध कर लिया है। लेकिन कर्नाटक में आज जब जो है आखिरी दिन था उसका, अब तक कांग्रेस ने कोई गलती नहीं की है। बहुत ही फूंक फूंक के कदम जो है कांग्रेस रख रही है। और ऐसे में और जहां दूसरी तरफ अगर हम देखें उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हो सकता है कि कांग्रेस अपने दम पे वहां पे सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, अगर बहुत ज्यादा कोई लास्ट मोमेंट में स्विंग नहीं। सुनील जी, मुझे बताइए, दो वक्ता कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, एक आदमी को प्योर मैंडेट मिलेगा, कोई किंग मेकर नहीं होगा। एक वक्ता कह रहे हैं नहीं, अभी उनको कंप्लीटली कंसाइन टू साइडलाइंस नहीं करना चाहिए। आपका क्या मानना है? नहीं, मैं महेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं कि जेडीएस को आप खारिज नहीं कर सकते। पुराना मैसूर रीजन में जेडीएस का असर है और उस परिवार का अच्छा खासा असर है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। मैं वत्स की इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी, और जो चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, आज की स्थिति में कांग्रेस का अपर हैंड है। जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं वही भी इस बात को बता रहे हैं। जिस तरीके के मुद्दे खड़े हुए हैं कर्नाटक में, वो भी इस बात का संकेत दे रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है, अगर जगदीश शेट्टार जैसा बड़ा नेता जो 6 बार का एमएलए है, पूर्व मुख्यमंत्री है और लिंगायत समुदाय का एक बड़ा नेता है, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चल रहा है, अगर उनके जैसा नेता भविष्य के आश्वासन के बावजूद भी पार्टी छोड़ के चला जाए और 1 दर्जन एमएलए एमएलसी पार्टी छोड़ दें, तो ये एक कोई ना कोई इसका राजनीतिक संदेश है कि अंडर जमीन पर क्या चल रहा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से लगातार जो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सर्वाधिक समय दक्षिण के राज्यों में राहुल गांधी ने कर्नाटक में ही बिताया था, 18-19 दिन कुछ लगा था, और जो जनसभाएं हुई थी उन जनसभाओं पे भी कर्नाटक सरकार पर ही अपने आप को केंद्रित रखा और कर्नाटक की सरकार के ऊपर तीखे हमले किए थे। इसके अलावा जो लगातार किसानों के आंदोलन वहां लगातार चलते रहे सरकार के खिलाफ, उनको भी हैंडल करने का इस मुंबई सरकार ने बहुत प्रयास नहीं किया। दूसरी चीज की जो जितने मुद्दे खड़े हुए, ये हिजाब के मुद्दों को लेकर के गवर्नेंस के तमाम असफलताओं को ढकने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई और बीजेपी अपने प्रभावशाली इलाकों को छोड़ करके राज्य के अन्य हिस्सों में फैलने का उतना प्रयास नहीं किया जितना इससे उम्मीद की जा रही थी कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद। हालांकि पिछली बार में भी जो सरकार इनकी बनी थी, अगर आप याद कीजिए कि जनादेश इनके पक्ष में नहीं था, जोड़ तोड़ की सरकार बनी और जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके लेकर के आए, उसको लेकर उन्होंने सरकार बनाई। मैंने उस समय भी जनता इनके पक्ष में खड़ी नहीं थी और उस घटना का भी एक राजनीतिक रिएक्शन है। खासतौर से आप वहां कर्नाटक में जिस तरीके से सिविल सोसाइटी सरकार के खिलाफ सक्रिय है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के अलावा, यह इस बात का संकेत है कि लोगों के बीच में किस तरह इस सरकार को लेकर नाराजगी है। तो अभी तक जो स्थितियां बता रही हैं कि कांग्रेस को एक पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बननी चाहिए।